बड़े दुख उठाए। भरी जवानी में पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अपने साथ 9 साल की बच्ची चेतना को लेकर वो दर बदर भटकती रही। अपनी बेटी के भविष्य को सोचकर उसने वसुंधरा के घर में एक कमरा किराए पर लिया और वहीं रहने लगी। वसुंधरा की भी 10 साल की बेटी थी रिया। क्या माँ, ये गंदे से किराएदार रख लिए, जरा हाल तो देखो इनका। ऐसे मत बोलो रिया, वो गरीब है तभी तो किराए पर रह रहे हैं। अमीर होते तो उनका भी तो हमारी तरह अपना घर होता। तभी शोभना वहां आ गई और वसुंधरा से पूछा, दीदी कोई काम मिलेगा क्या? काम की क्या कमी है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें क्या काम आता है। दीदी मैं बहुत अच्छी सिलाई कर लेती हूँ, अगर आपको कपड़े सिलवाने हो तो मुझे बता देना, मैं सिल दूंगी, लेकिन मेरे पास अभी मशीन नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक सिलाई मशीन रखी है, तुम उससे काम कर सकती हो। मैं तुम्हें कल कुछ कपड़े सिलने के लिए दे दूंगी। शोभना ने वसुंधरा के कपड़े सिले तो उसे बहुत पसंद आए। वसुंधरा ने आसपास में बताया तो पड़ोसन भी उससे कपड़े सिलवाने लगी। माँ कल 26 जनवरी है, मुझे स्कूल में झंडा बनाकर ले जाना है। ओहो, अरे मैं तो भूल ही गई, कल तो 26 जनवरी है। कल जल्दी काम निपटाने पड़ेंगे, 9 बजे से तो परेड निकलनी शुरू हो जाएगी। हे भगवान, पिछली बार की तरह लाइट ना भाग जाए। चेतना ने उन्हें जब ये बातें करते हुए सुना तो वो शोभना से बोली, माँ मुझे भी झंडा लेकर अपने स्कूल जाना है, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मन तो मेरा भी करता है कि मैं तुम्हें झंडा लेकर स्कूल भेजूं, मगर क्या करूं, अभी मेरे पास तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए पैसे नहीं है। माँ कल टीवी पर 26 जनवरी की परेड आएगी, रिया अपनी टीवी पर देखेगी, मुझे भी देखनी है। आप भी टीवी ले आओ, वरना हम परेड कैसे देखेंगे? बेटा अभी टीवी खरीदने में बहुत समय लगेगा, तब तक तुम रिया के यहाँ परेड देख लेना। ठीक है माँ। अगले दिन जब रिया अपने परिवार के साथ परेड देख रही थी तब चेतना भी वहां जाकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। माँ जरा देखो तो इसे, ये हमारा टीवी देख रही है। कोई बात नहीं, इनके पास टीवी नहीं है ना, इसलिए देख रही है। माँ भगाओ इसे यहाँ से, ये हमारा टीवी है। रिया मैं तो दूर बैठकर सिर्फ परेड देख रही थी। जानती भी हो परेड का मतलब, तुम्हें तो 26 जनवरी का मतलब भी नहीं पता होगा। मैं जानती हूँ रिया, 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था। हमारे संविधान ने हम सबको समानता का अधिकार दिया है। सबको समानता का अधिकार? कभी शक्ल देखिए आईने में अपनी, कहाँ तुम गरीब लोग और कहाँ हम अमीर लोग। चेतना रिया की बातें सुनकर अपने कमरे में आकर उदास बैठ गई। क्या हुआ चेतना, ये मुंह क्यों गुब्बारे सा फूला हुआ है? माँ रिया मुझे हमेशा गरीब कहकर झगड़ती है, वो कितनी घमंडी लड़की है। माँ मुझे जल्दी से स्कूल जाना है और बहुत पढ़ लिख कर रिया से भी अमीर बनना है। तुम चिंता मत करो बेटी, बस अगले महीने तक तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। शोभना ने अब पड़ोसियों के अलावा बाहर वालों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करने लगी। अगले महीने शोभना ने चेतना का दाखिला भी रिया के स्कूल में ही करा दिया। इत्तेफाक से वो दोनों एक ही क्लास में थी। चेतना जब पहले दिन स्कूल गई तो क्लास टीचर सुप्रिया ने उसका परिचय पूरी क्लास से कराया। मैम हम इसे अच्छे से जानते हैं, ये एक गरीब लड़की है जो किराए पर रहती है। इसकी माँ गुजारे के लिए दूसरों के कपड़े सिलती है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े स्कूल में ज्यादा दिन टिक पाएगी। रिया तुम्हें किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये स्कूल है और यहाँ सब पढ़ाई करने आते हैं। वो अमीर है या गरीब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम में से किसी को इसके गरीब होने से दिक्कत है तो क्लास से बाहर चले जाओ। रिया ये सुनकर चुपचाप बैठ गई। सुप्रिया के क्लास से जाने के बाद उसने अपनी सहेलियों से कहा, आज इसकी वजह से मैम ने मुझे डांटा, अगर इसको क्लास से बाहर नहीं निकलवाया तो मेरा नाम रिया नहीं। अगले दिन रिया ने क्लास में एक रबड़ की छिपकली चेतना के ऊपर फेंक दी। चेतना उसे देख बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी। उसने उसे दूर फेंका तो और बच्चों पर जा गिरी। सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। क्या हो रहा है ये, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? मैम चेतना ने हम लोगों के ऊपर छिपकली फेंक दी। चेतना उठो और क्लास से बाहर निकल जाओ, ये झोपड़पट्टी वालों का स्कूल नहीं है, तुम्हारी बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहीं मैम, ये तो मेरे ऊपर रिया ने फेंकी थी। मैं कुछ नहीं जानती, निकलो क्लास से बाहर। इसी तरह 1 साल बीत गया। बच्चों, गणतंत्र दिवस आ रहा है। इस बार हमने भारतीय पोशाक की विशेषता को दिखाते हुए एक प्रतियोगिता रखी है। जो भी बच्चा अपने भारतीय कपड़ों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसे इनाम दिया जाएगा, एक ट्रॉफी, एक सर्टिफिकेट और साथ में उस बच्चे की फीस भी माफ कर दी जाएगी। चेतना घर जाकर शोभना से बोली, माँ हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, फिर भारतीय पोशाक कहाँ से खरीदेंगे? बेटा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग मत लिया करो जिसमें खर्चा आए। जानती हो ना मैं किस तरह पढ़ाई और किराए का खर्चा निकालती हूँ। माँ आप तो कपड़े सिलती हो, मेरे लिए कुछ सिल दो ना। शोभना ने सोचा कि कुछ कपड़ों के टुकड़े पड़े होंगे, क्यों ना मैं जोड़ लगाकर साड़ी बना दूं। शोभना ने उसकी बहुत सुंदर तिरंगा साड़ी तैयार कर दी। अगले दिन सुबह 26 जनवरी को एक झंडा चेतना ने घर के बाहर फहरा दिया।
ये क्या चेतना, मेरे घर के बाहर तुमने झंडा फहराया है, वो भी हमारे कपड़ों के टुकड़े जोड़कर। रिया ने तिरंगा उतारा और मसलकर फेंक दिया। रिया, ये हमारे देश की शान है, जान है, और तुमने इसे मसलकर फेंक दिया। तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं। झंडे जैसी चीजों का अंदाजा तुम जैसे गरीब लोग लगा सकते हैं। हमारे लिए वो एक कपड़े का टुकड़ा है और कुछ नहीं। स्कूल को देर हो रही थी, इसलिए चेतना ने वो झंडा उठाकर अपने बैग में रख लिया और स्कूल चली गई। रिया को भरोसा था कि वो अमीर है, इसलिए वो सबसे महंगी ड्रेस खरीदेगी और प्रतियोगिता जीतेगी। रिया लड़कियों से बोली, लगता है चेतना अपनी माँ की पुरानी साड़ी का कुर्ता सिलकर पहनकर आएगी। ये सुनकर सब हंसने लगी। जैसे ही रिया की बारी आई तो टीचर देखकर हैरान हो गए कि वो जीन्स टॉप में थी। हमारी भारतीय पोशाक में ये पहनावा सबसे अच्छा और आरामदायक है। इसे पहनकर महिलाएं बहुत कंफर्टेबल महसूस करती हैं, कोई भी काम कर सकती हैं। जैसे रिया ने बैठकर घर के काम करके उसकी विशेषता को दिखाया, उसकी पैंट तुरंत फट गई। सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। चेतना स्टेज पर दौड़ी दौड़ी आई और अपने टुकड़े जोड़कर बनाई गई तिरंगा साड़ी को रिया को पहनाते हुए बोली, भारतीय पोशाकों में साड़ी से ज्यादा आरामदायक कपड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, और अगर ये तिरंगा हो तो इसके सामने सब नतमस्तक हो जाते हैं। सबने देखा कि कितनी आसानी से चेतना ने उसकी फटी हुई पैंट को अपनी तिरंगा साड़ी से छिपा लिया। चेतना, मैं हमेशा तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाती रही। आज सुबह ही मैंने तुम्हारा फहराया तिरंगा उतारकर फेंक दिया, और आज तुमने और तुम्हारे इस तिरंगे ने मेरी इज्जत बचा ली। एक लड़की को शर्मिंदा होने से बचा लिया। ये सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। देखिए, बहुत सारे प्रोग्राम हुए और सब में आनंद आया, लेकिन इस लड़की ने हमारा मन जीत लिया। आज के इनाम की हकदार ये लड़की ही है। सर, इसका नाम चेतना है। आज से चेतना जब तक इस स्कूल में पढ़ेगी, इससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद अमीर और गरीब का फासला खत्म करके सबने राष्ट्रगान के साथ झंडा फहराया। चंदा बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसकी माँ उमा और पिता शंकर उसे बहुत प्यार किया करते, लेकिन चंदा बहुत ही ज्यादा काली थी, इसीलिए स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाया करते। चंदा को ये बात बहुत बुरी लगती, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। एक रोज वो स्कूल से रोते हुए घर आती। माँ, हर कोई मेरे रंग रूप को लेकर मेरा मजाक बनाता है। कोई मुझे क्याली कहकर चिढ़ाता है तो कोई मुझे कल्लो मैया कहता है। चंदा, अब तू बड़ी हो रही है मेरी बच्ची, तो किसी की बातों पर ध्यान मत दिया कर। भले ही तेरा रंग रूप ऐसा है, लेकिन तू पढ़ने में कितनी होशियार है। उन बच्चों का स्वभाव जैसा भी हो, लेकिन मेरी बच्ची को मैंने ऐसे स्वभाव नहीं दिए हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। ठीक है माँ, मैं उन बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानूंगी और अच्छे से पढ़ाई पे भी ध्यान दूंगी। चंदा को स्कूल में उसकी क्लास के 2 बच्चे रोज चिढ़ाया करते थे, लेकिन चंदा ने भी ठान लिया था कि वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगी। अब एक रोज चंदा स्कूल जाती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है कि तभी क्लास का सोनू चंदा को चिढ़ाते हुए कहता है, देखो देखो, कल्लो आ गई। तुझे देखकर तो कोई भी कह दे कि भैंस भी तुझसे ज्यादा साफ है। वैसे मैं तो कहता हूँ तुझे भैंस चराने जाना चाहिए। तेरे जैसे लोगों का स्कूल में क्या ही काम, किताबें भी तेरे हाथों से मैली हो जाती हैं। अरे ये तो बस पढ़ने लिखने में अच्छी है, तभी तो इसका स्कूल में एडमिशन हो गया, वरना इसकी जैसी शक्ल वाली लड़की को तो कोई स्कूल में घुसने ना दे। क्यों कल्लो, ठीक कहा ना? तो ठीक कह रही है मोनिका, ये पढ़ने लिखने में अच्छी है, तभी इसे स्कूल आने देते हैं, वरना इसके जैसे शक्ल के लोग तो सड़क पर भीख मांगते मिलते हैं। चंदा सोनू और मोनिका की बात चुपचाप सुन रही थी। वो उनकी बातों का जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती। चंदा की माँ उमा ने चंदा से कहा था कि वो किसी की बातों पर ध्यान न दिया करे और बस पढ़ा करे। ऐसे ही समय बीतता है और चंदा 10वीं के एग्जाम में अच्छे नंबर लाती है और अगली क्लास में पहुँच जाती है। अब 11वीं में उसके साथ सोनू और मोनिका भी जाते हैं। अरे ये तो 11वीं में भी पहले दिन ही हमें नजर आ गई। इस मनहूस को देखकर अब 11वीं कटेगी। मैंने सोचा नहीं था। सुना है इस कल्लो के अच्छे नंबर आए हैं 10वीं के अंदर। अरे कोई बात नहीं मोनिका, इतने साल इसे झेल लिया तो 1 साल और सही, 12वीं करने के बाद ये हमारी नजरों से दूर ही हो जाएगी। क्यों कल्लो, सही कहा ना हमने? अरे जाने दे, आज मेरा इस क्लास में पहला दिन है और मैं इससे बात या बहस करके दिन खराब नहीं करना चाहती। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमारे स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम होने वाला है और इस प्रतियोगिता में वही बच्चा अपना नाम लिखवाएगा जो 26 जनवरी के दिन परफॉर्मेंस देना चाहता हो। किसी को गाना गाना हो, कविता सुनानी हो या फिर देशभक्ति गाने पर डांस करना हो तो वो हमें बता दे। टीचर जी, मेरा नाम जरूर लिखना, मैं देसी सॉन्ग पर डांस करूंगा। मेरा मतलब देशभक्ति गाने पर डांस करूंगा। टीचर जी, मेरा भी नाम लिख लीजिए, मुझे गाना और नाचना दोनों पसंद है। मैं 26 जनवरी के दिन स्कूल में गाकर और डांस करके परफॉर्मेंस दूंगी। मैं सबके नाम लिख लेती हूँ और मैं ये भी बता दूं कि जो भी इस प्रतियोगिता में अव्वल आएगा उसे एक ट्रॉफी और इनाम मिलेगा और एजुकेशन मिनिस्टर आकर उसे खुद इनाम देंगे। अखबार में उनकी तस्वीर छपेगी, इसीलिए सब अच्छे से मेहनत करना। ये सुनकर सभी और काफी खुश होते हैं। साथ ही टीचर को
26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए अपना नाम लिखवाते हैं। लेकिन टीचर की नजर जब शांत कोने में बैठी चंदा पर जाती है तो टीचर चंदा को देखते हुए कहती है, सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाओ। और चंदा, तुम तो इस स्कूल की होनहार बच्ची हो, तुम 26 जनवरी की प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी क्या? टीचर जी, मैं भी 26 जनवरी की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे लोगों के सामने गाना गाना और डांस करना नहीं आएगा, मुझे शर्म आएगी, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में अपना नाम नहीं लिखवा रही। अरे टीचर जी, ये स्टेज पर ना ही जाए तो अच्छा है, इस काली लड़की को देखकर तो लोग डर कर वहाँ से भाग जाएंगे। खामखा 26 जनवरी का फंक्शन इसकी वजह से खराब हो जाएगा, आप इसका नाम मत लिखिए। ये क्या तमीज है मोनिका किसी से बात करने की? चंदा, मैं तुम्हारा नाम इस प्रतियोगिता में लिख रही हूँ। उम्मीद करूंगी कि तुम जीतो ना जीतो, लेकिन जिस तरह तुम आज तक इस स्कूल का नाम रोशन करती आई हो, वैसे ही गर्व से इसका नाम और बढ़ाओगी और प्रतियोगिता में भी हिस्सा लोगी। टीचर तो वहाँ से इतना कहकर चली जाती है, लेकिन चंदा अब सोच में पड़ जाती है। वैसे भी चंदा बच्चों से परेशान थी और डरी डरी से रहा करती थी। मुझे तो 26 जनवरी की प्रतियोगिता के लिए नाम नहीं लिखवाना चाहिए, मैं इतने लोगों के आगे परफॉर्मेंस कैसे दे सकती हूँ? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे रंग रूप को लेकर तानी मारेंगे, मैंने सही नहीं किया। अब चंदा घर जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। चंदा की माँ उमा भी चंदा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जब टीचर ने तुझे खुद आकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस के लिए कहा है तो तुझे ये करना चाहिए। और लोगों का क्या है मेरी बच्ची, वो तो हमेशा बातें बनाते रहेंगे, तुझे इस बार कुछ करके दिखाना है और लोगों के मुंह पर ताला लगाना है, इसमें डरने की क्या बात है मेरी बच्ची, भगवान खुद तेरे साथ। जब आप ऐसी बातें करते हो तो मुझे हिम्मत मिलती है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी 26 जनवरी की परफॉर्मेंस में अच्छा परफॉर्म करने की। और हाँ, मैं तो तेरी हिम्मत बनकर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस को देखने भी आऊंगी और तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी। चंदा को अपनी माँ की बातों से काफी हिम्मत मिलती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और स्कूल में बच्चे 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन चंदा की मदद उसकी टीचर करती है और उसका हौसला भी बढ़ाती है। दिन गुजरते हैं और आखिरकार 26 जनवरी का वो दिन आ ही जाता है जब चंदा को सभी के सामने परफॉर्मेंस देनी थी। ऐसे में टीचर स्टेज पर आती है और कहती है, अब आपके सामने परफॉर्मेंस देने आ रही हैं 11वीं क्लास की मोनिका। मोनिका बॉलीवुड सॉन्ग पर आप सभी को परफॉर्मेंस करके दिखाएंगी। सभी मोनिका के लिए तालियां बजाएंगे और तालियों से मोनिका का स्वागत करेंगे। मोनिका भी स्टेज पर आने के बाद बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस कर 26 जनवरी की परफॉर्मेंस देती है और उसके बाद एक दो बच्चे और आकर अपनी अपनी परफॉर्मेंस देकर चली जाती है। और इन बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद में टीचर अनाउंस करती है चंदा की परफॉर्मेंस। चंदा आने से पहले बहुत डरी हुई थी। चंदा हिम्मत करके स्टेज पर आती है, लेकिन वो खुद को बहुत कमजोर महसूस करती है। दोस्तों, मैं अपनी परफॉर्मेंस शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी जो मैंने खुद लिखी है। गोरे हैं या काले हैं, हम सब भारत वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दिल के लेकिन सच्चे हैं। मातृभूमि से प्यार करो, नफरत का ना वार करो। आज गणतंत्रता दिवस पर तुम गणतंत्रता संग्रामियों को याद करो। भीड़ में सभी बच्चों के माता पिता, सभी बच्चे और टीचर और एजुकेशन मिनिस्टर भी बैठे होते हैं, जो सभी का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, वो भी बहुत गौर से। चंदा स्टेज पर आने के बाद देशभक्ति सॉन्ग पर डांस करती है तो चंदा की माँ उमा भी ये देखकर भावुक हो जाती है। अब कुछ देर के बाद में टीचर स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट करती है, सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन इस प्रतियोगिता में अव्वल आई है चंदा, जिन्होंने न सिर्फ अपनी प्रतिभा हमें दिखाई बल्कि हम सबको देशभक्ति का महत्व भी समझाया। अब स्कूल की टीचर खुद एजुकेशन मिनिस्टर को स्टेज पर बुलाकर चंदा को ट्रॉफी देने को कहती है और एजुकेशन मिनिस्टर भी चंदा को ट्रॉफी देते हुए चंदा की तारीफ करते हैं। हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर की तारीफ सुनकर वहाँ बैठी सोनू और मोनिका का मुंह बंद हो जाता है। मुझे माफ कर दो चंदा, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। मुझे पता है मैं तेरी माफी के लायक नहीं, लेकिन आज मैं तुझसे माफी जरूर मांगूंगी। मुझे भी माफ कर दे चंदा, मैं तुझे गलत समझा, तेरे रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन सच में तू दिल की बहुत अच्छी है। आज के बाद मैं कभी तेरे रंग रूप का मजाक नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों इतना भावुक क्यों हो रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों तो पहले क्लास से मेरे साथ पढ़ते हो, तो भला दोस्तों की बातों का क्यों बुरा मानो। हम तो दोस्त हुए ना, आज तुम दोनों की वजह से ही मैं यहाँ पर पहुँच पाई हूँ, वरना मेरा मनोबल बढ़ता ही नहीं। 26 जनवरी के इस देशभक्ति के मौके पर चंदा सभी के दिलों में एक अलग जोश और जुनून पैदा करती है। जो कोई चंदा से बैर भी करता था, वो भी अब चंदा के पास आकर उसे गले मिलता है, उससे माफी मांगता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं और चंदा की माँ चंदा को गले से लगा लेती।